ये है दुनिया की सबसे खतरनाक नार्को सबमरीन, एक ऐसी सीक्रेट मशीन जो साउथ अमेरिका से अमेरिका और कभी कभी यूरोप तक ड्रग्स स्मगल करने के लिए डिजाइन की गई है। पिछले 10 सालों में अथॉरिटीज 200 से ज्यादा ऐसी सबमरीन पकड़ चुकी हैं, लेकिन असल तादाद इससे कई ज्यादा मानी जाती है। आज हम नार्को सबमरीन की 4 मुख्तलिफ मॉडल्स देखेंगे, सबसे सिंपल डिजाइन से लेकर एडवांस ट्रांसलेटिक हाईटेक सबमरीन तक। ये सबमरीन काम कैसे करती हैं, अथॉरिटीज की नजरों से बचती कैसे हैं और कोस्ट गार्ड्स आखिर इन्हें पकड़ते कैसे। साउथ अमेरिका से अमेरिका और यूरोप जैसे हाई प्रॉफिट मार्केट तक कोकेन स्मगल करने के कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हर साल अथॉरिटीज कई 100 टन कोकेन पकड़ लेती है, इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद कई और टन कोकेन उनकी नजरों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। ये एक ऐसा कैट एंड माउस का गेम है जहाँ ड्रग डीलर्स और लॉ एनफोर्समेंट हमेशा एक दूसरे से एक कदम आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। शुरू में नार्को सबमरीन सिर्फ छोटे सफरों के लिए बनाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत प्रोफेशनल होती चली गई और धीरे धीरे एक पूरी हिडन इंडस्ट्री जन्म ले गई। ये है ऑस्कर मरोनी रिचार्डो। कोलंबियन अथॉरिटीज ने इन्हें किंग ऑफ सेमी सबमरीन का लक़ब दिया था। यहाँ कोलंबिया के घने जंगलों के अंदर एक दरिया के किनारे अथॉरिटीज की पहुंच से बहुत दूर ये एक सीक्रेट शिपयार्ड चलाता था। इसी तरह की जगहों पर रिचार्ड और उसके कॉम्पिटिटर ऐसी सबमरीन बनाते थे जो हजारों किलोमीटर समुद्र का सफर कर सकती थी और अपने साथ कई टन कोकेन ले जा सकती थी। ये नार्को सबमरीन इसी तरह डिजाइन की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा छुपी रहे, लेकिन कभी कभी हमें इनकी दुनिया की एक झलक देखने को मिल ही जाती है। HI Souton रिचार्ड और दूसरे नार्को सबमरीन बिल्डर्स के डिजाइन का मुताला करते हैं। उन्होंने अपना पूरा करियर सबमरीन्स के राज समझने में गुजार दिया। वो डिफेंस एनालिसिस और अनकन्वेंशनल नेवल वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं। मैं तकरीबन 15 साल से नार्को सबमरीन का मुताला कर रहा हूँ। मैं नार्को सबमरीन से रिलेटेड हर इंसिडेंट का डेटाबेस मेंटेन करता हूँ और उनके डिजाइन और वक्त के साथ उनमें आने वाले ट्रेंड्स का एनालिसिस करता रहता हूँ। अब चले देखते हैं हमारी पहली सबमरीन। ये एक बहुत ही टिपिकल नार्को सबमरीन है। इस तरह की सबमरीन पहली बार सन 2000 के आखिर में नज़र आना शुरू हुई थी और आज भी अथॉरिटीज़ को मिल रही है। इसकी लंबाई तकरीबन 14 मीटर है, लेकिन ये असल में एक ट्रू सबमरीन नहीं है, बल्कि एक लो प्रोफाइल वेसल है, यानी इसके ऊपर वाला हिस्सा पानी की सतह से नज़र आता रहता है। अपने कम हाइट और समुद्र से मिलती जुलती रंगत की वजह से ये आसानी से उसमें घुल मिल जाती है। इसी वजह से रेडार सिस्टम के लिए भी इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल ये सेंट्रल अमेरिका की तरफ सफ़र कर रही है। इसी सबमरीन के अंदर पीछे आदमी खामोशी से बैठे हुए हैं। हर कुछ देर बाद डीजल इंजन की हल्की सी गरज पूरी सबमरीन में गूंजती है, जो उन्हें 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे ले जा रही है। इस सबमरीन को 3 कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया है। बीच वाला हिस्सा क्रू के लिए है। ये जगह बहुत ही सादा और घुटन वाली है। बंक्स एक दूसरे के बहुत करीब लगे हुए हैं और ऊपर सिर्फ एक हैच है जिससे अंदर या बाहर आया जा सकता है। पीछे डीजल इंजन लगा हुआ है। ये इंजन फाइबर ग्लास की पतली दीवारों के साथ लगातार वाइब्रेशन पैदा करता रहता है। इंजन को क्रू डिपार्टमेंट के पीछे इसलिए रखा गया है ताकि सफर के दौरान अगर कोई खराबी आ जाए तो क्रू उस तक आसानी से पहुंचकर उसको रिपेयर कर सकें। बिल्कुल आगे कार्गो कंपार्टमेंट है। यहाँ कोकेन की बोरियां मजबूती से भरी हुई है। कुल 7.7 टन कोकेन। क्रू सबमरीन को पानी में नीचे रखने के लिए ड्रग, फ्यूल और इंजन के वेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी की सतह के बहुत करीब रहें। इस सबमरीन में मौजूद ये कार्गो अगर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो ड्रग डीलर्स के लिए बहुत बड़ी कमाई लेकर आएगी। लेकिन इसी दौरान एक मेरीन पोर्टल एयरक्राफ्ट इस नार्को सबमरीन को देख लेती है और फौरन यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट भेज देती है। इस वक्त ये सबमरीन इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद होती है। 2 छोटी बोट्स और एक हेलीकॉप्टर फौरन इस सबमरीन का पीछा करते हुए उसकी तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो रेंज में पहुंचते हैं, कोस्ट गार्ड का ऑफिसर सबमरीन पर चढ़ता है और हैच पर एक फ्रेंडली नॉक देता है। कोस्ट गार्ड्स 500 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके साथ $200 मिलियन से भी ज्यादा कीमती कोकेन भी कब्जे में ले ली जाती है। अगर लॉ एनफोर्समेंट इतनी तेजी से एक्शन ना लेती तो स्मगलर्स स्कल्टिंग वेल्स खोल देते। ये एक आखिरी इमरजेंसी मैकेनिज्म होता है जो सबमरीन के अंदर पानी भर देता है और फिर ये पूरी सबमरीन अपने सारे सामान और सबूतों के साथ समुद्र में डूब जाती है। अब चलें अमेज़न के एक दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ ब्राज़ील के शहर मेनौस के करीब से एक नार्को वेसल रवाना होती है जो मैकोपा यानी कि अमेज़न रिवर के माउथ की तरफ जा रही है। ये सेमी सबमरीन तकरीबन 20 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी और इसका निकनेम था ची। इसके अंदर 3 लोग सवार थे।
अगस्टिन अल्वारेज, जो पहले स्पेन का बॉक्सर रह चुका था और इस वेसल का कप्तान भी था, और इसके साथ इक्वाडोर के 2 अफराद मौजूद थे। ये लोग अब अटलांटिक ओशन क्रॉस करने वाले हैं और तकरीबन 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर कर रहे हैं। ये लोग ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट से निकलकर तकरीबन 6500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यूरोप पहुंचने वाले हैं। ना उनके पास जीपीएस है और ना ही कोई मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम, सिर्फ एक कंपास के सहारे ये अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये नार्को सबमरीन हमारी पहली सबमरीन से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन ये उससे ज़्यादा मॉडर्न और साइज में भी बड़ी है। इसमें भी 3 कंपार्टमेंट्स हैं, पीछे इंजन, बीच में क्रू और आगे कार्गो कंपार्टमेंट। लेकिन इस सबमरीन का आधा हिस्सा सिर्फ फ्यूल के लिए रखा गया है। इसमें 2000 लीटर फ्यूल रखने की सलाहियत रखने वाले 3 बहुत बड़े फ्यूल टैंक मौजूद हैं ताकि ये लंबे सफ़र तय कर सके। क्रू के पास सोने के लिए कोई ठीक बेड भी नहीं है और टॉयलेट के लिए भी ये प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते हैं। खाना भी बहुत लिमिटेड है, या तो एनर्जी बार्स या चावल। सबमरीन के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर सीट है, इसलिए हर वक्त 2 लोगों को लेट कर सफ़र करना पड़ता है। सफ़र के दौरान इन्हें 3 शदीद स्टॉर्म का सामना करना पड़ा है और एक मरतबा तो इनका टकराव एक बहुत बड़ी शिप से होते होते बचा है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ये अटलांटिक ओशन क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती। 27 दिन के बाद सबमरीन का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। सफ़र के ख़राब हालात की वजह से ये सफ़र उनके प्लान से लगभग दुगना लंबा हो गया। अब ये अपनी कोकेन किसी दूसरे वेसल तक ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। ड्रग डीलर्स की बोट से मिलने की 2 कोशिशें भी नाकाम रहती हैं। आखिरी उम्मीद के तौर पर अल्वारेज अपने पुराने दोस्त से रब्ता करता है जो उसके होम टाउन वीगो में रहता है। उसका प्लान था कि वो कोकेन अनलोड करवाने में उनकी मदद करेगा, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है। मजबूरन ये लोग स्पेन के गालिका के करीब पहुंचकर अपनी सबमरीन को खुद ही डुबा देते हैं। उसके बाद क्रू फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट पहले ही उन पर नजर रखे हुए होती है। EU मैरीटाइम एनालिसिस और ऑपरेशन सेंटर पहले ही स्पेन को खबरदार कर चुके होते हैं कि एक मशकूक वेसल उनकी कोस्ट लाइन की तरफ आ रही है। नाइट विजन गॉगल्स की मदद से अथॉरिटीज उनकी हर हरकत देख रही होती हैं और गालिका पहुंचते ही 2 एडवेनियन अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि अल्वारेज फरार होने में कामयाब हो जाता है। वो करीब ही एक छोड़े हुए घर में 5 दिन तक छुपा रहता है, लेकिन आखिरकार उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्पेनिश पुलिस बाद में डूबी हुई सबमरीन को भी वापस पानी से निकालती है और उसमें से 3 टन कोकेन बरामद कर लेती है, जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन होती है। हर बार जब अथॉरिटीज किसी नार्को सबमरीन को पकड़ती हैं तो ड्रग डीलर्स को करोड़ों नहीं बल्कि $मिलियन का नुकसान होता है, और शायद इसी वजह से ये लोग बार बार पहले से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वापस आते हैं। पहली नज़र में ये बिल्कुल असली सबमरीन की तरह लगती है। इसकी शेप भी वही टिपिकल सिलेंड्रिकल है और इसकी लंबाई तकरीबन 24 मीटर है। ये मॉडल लगभग पूरी तरह पानी के नीचे जा सकता है, सिर्फ एक स्नॉर्कल पानी के ऊपर नजर आती है। ये स्नॉर्कल सबमरीन को सांस लेने में मदद करती है। इसी के जरिए डीजल इंजन के लिए हवा अंदर जाती है ताकि इंजन ठंडा रहे और क्रू को भी ताज़ा ऑक्सीजन मिलती रहे, और इसी स्नॉर्कल की वजह से इस वेसल को स्नॉर्कल सबमरीन कहा जाता है। अक्सर असली या नेवल सबमरीन स्टील की या किसी और मेटल की बनी होती हैं, लेकिन ये सबमरीन स्टील की नहीं है बल्कि ग्लास फाइबर से तैयार की गई है। इसे एक डीजल इंजन चलाता है, जबकि ऑन बोर्ड जनरेटर सबमरीन के मुख्तलिफ सिस्टम को बिजली फराहम करता है। इन्हीं सिस्टम में एक कैमरा भी शामिल है जो स्नॉर्कल के बिल्कुल ऊपर लगा होता है, ताकि सबमरीन पानी के नीचे रहते हुए भी हर वक्त अपने आसपास की सूरत हाल देखती रहे। इसमें ब्लास्ट टैंक भी मौजूद होते हैं। जब खतरा महसूस हो तो ये टैंक पानी से भर जाते हैं और सबमरीन मजीद गहराई में चली जाती है। अंदर का हिस्सा तंग जरूर है, लेकिन पहले वाले मॉडल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी है। इसमें एक बेसिक टॉयलेट भी है और एक सिंक भी। ये छोटी छोटी सहूलियात लंबे सफ़र को क्रू के लिए कुछ हद तक आसान बना देती हैं। ये स्नॉर्कल सबमरीन एक वक्त में 8 टन के करीब कोकेन ले जा सकती है और कोलंबिया से मेक्सिको और उससे भी आगे हज़ारों किलोमीटर तक अपने गैर कानूनी कार्गो ले जाने की सलाहियत रखती है। अब तक इस किस्म की एक भी सबमरीन समुद्र में कभी नहीं पकड़ी गई, लेकिन हमें पता है कि ये लोग इन्हें अभी भी बना रहे हैं, क्योंकि जो भी सबमरीन इस डिज़ाइन की मिली है वो हमेशा ज़मीन पर ही पकड़ी गई है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समुद्र में बहुत ही कामयाब साबित हो रही है, और ये बात बिल्कुल समझ में आती है। पेट्रोल क्राफ्ट के लिए इस सबमरीन को ढूंढना पहले के मुकाबले में काफ़ी मुश्किल होता है। इतनी एडवांस मशीन का दुनिया से बिल्कुल कटे हुए घने जंगलों के बीच तैयार होना वाकई ही हैरान कर देने वाली बात है। ये शिपयार्ड रवायती सप्लाई चेन या मॉडर्न फैसिलिटीज से बहुत दूर होते हैं। ये लोग असल में आर्टिसंस होते हैं, बहुत ही टेक्निकली स्किल्ड। इनके डिज़ाइन देखने में चाहे कितने ही सादे और रफ क्यों ना हो, लेकिन असल में ये मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट की बेहतरीन मिसाल है। इन सबमरीन को इतना मजबूत होना पड़ता है
कि ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर सकें और अरबों रुपए की कीमत के कार्गो महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचा सकें। लेकिन साथ ही इन्हें बहुत ही बेसिक मटीरियल से तैयार भी करना होता है और ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये मास्टर बिल्डर्स बहुत कम होते हैं और हम इस बात का अंदाज़ा उनके डिज़ाइन देख कर लगा सकते हैं। हर डिज़ाइनर का अपना एक अलग अंदाज होता है, बिल्कुल एक सिग्नेचर की तरह। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना एक तरीका इस्तेमाल करता है जो उसके डिज़ाइन में साफ नज़र आता है। और इन तमाम बिल्डर्स में एक बिल्डर बाकी सबसे कई ज़्यादा आगे था। नवंबर 2020 में लॉ एनफोर्समेंट को कोलंबियन जंगल के अंदर एक ऐसी चीज़ मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। एक 12 किलोमीटर लंबी पूरी तरह पानी के नीचे चलने वाली नार्को सबमरीन। इस सबमरीन के पीछे हिस्से में ना कोई डीजल इंजन था और ना ही कोई फ्यूल स्टोरेज। इसकी जगह इसमें 10 टन बैटरी लगी हुई थी जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती थी। ये नार्को सबमरीन इंजीनियरिंग का अब तक का सबसे एडवांस मॉडल था। इसे बनाने की कीमत तकरीबन $1.5 मिलियन थी। इस सबमरीन की गहराई को कंट्रोल करने के लिए डाइव प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बैटरी तकरीबन 12 घंटे तक चल सकती है और 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये सबमरीन तकरीबन 60 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये ना बहुत तेज चल सकती है और ना ही बहुत दूर तक, लेकिन इसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। ये सबमरीन इसलिए डिजाइन ही नहीं की गई कि ये पूरा सफर खुद तय करे। क्या आपने यहाँ से ये छोटी सी चीज देखी? ये है टोइंग रिंग। इसे किसी बड़ी शिप के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि नार्को सबमरीन हजारों किलोमीटर तक बगैर किसी शक के टो की जा सके। और जैसे ही स्मगलर अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं या उन्हें कोस्ट गार्ड का खतरा महसूस होता है, ये सिर्फ इस टोइंग लाइन को अलग कर देते हैं और फिर सबमरीन अपनी इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से खुद सफर जारी रखती है। इसी वजह से इस सबमरीन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हकीकत तो ये है कि आज तक इस किस्म की कोई भी सबमरीन कभी ऑपरेशन के दौरान पकड़ी ही नहीं गई। अथॉरिटीज को अब तक सिर्फ ये एक एग्जाम्पल कोलंबियन जंगल के अंदर मिली है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इस तरह की और भी सबमरीन इस वक्त समुद्र में कहीं ना कहीं मौजूद हों। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिजाइन बहुत ही कामयाब है, बिल्कुल दूसरी नार्को सबमरीन की तरह जिनमें से अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ये मॉडल उन सब से भी ज्यादा मुश्किल से पकड़ा जा सकता है और आज तक इसे कभी भी ऑपरेशन के दौरान नहीं देखा गया। ये नार्को सबमरीन इस बात का सबूत है कि ड्रग स्मगलर्स लगातार नए और ज्यादा एडवांस वेसल डिजाइन कर रहे हैं ताकि ड्रग्स को हाई प्रॉफिट मार्केट तक पहुंचाया जा सके। अब ट्रेंड ये है कि ये पहले के मुकाबले में कम ड्रग्स लेकर चलते हैं, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा होती जा रही है। मकसद सिर्फ एक है, अपनी सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज करना, ड्रग को मार्केट तक पहुंचाना और रिस्क को कम से कम रखना। जब ये सबमरीन अपना मिशन मुकम्मल कर लेती हैं तो अक्सर इनका अंजाम यही होता है कि ये समंदर की तह में नार्को सबमरीन के एक बड़े कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सबमरीन सिर्फ एक ही मिशन के लिए बनाई जाती हैं। 2022 में ऑस्कर मोइनो रिचार्डो का दौर, जिसे किंग ऑफ नार्को सबमरीन भी कहा जाता था, आखिर ख़त्म हो गया। कई साल तक अथॉरिटीज से बचे रहने के बाद आखिर उसे कोलंबियन और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने एक जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी लॉ एनफोर्समेंट के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये इस जंग का आखिरी मोर्चा बिल्कुल नहीं था। बहुत मुमकिन है कि उसकी जगह लेने वाला नया सक्सेसर कोलंबिया के जंगलों में कहीं ना कहीं पहले ही अपना काम शुरू कर चुका हो। एक नया जीनियस इस वक्त शायद नार्को सबमरीन की अगली जनरेशन पर काम कर रहा हो, ऐसी सबमरीन जो पहले से ज़्यादा एडवांस होगी, पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी और लॉ एनफोर्समेंट की नई नई टैक्टिक्स को भी मात देने के लिए डिज़ाइन की गई होगी। ड्रग डीलर्स और अथॉरिटीज़ के दरमियान जी कैट एंड माउस का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। हर नई गिरफ्तारी और हर नई टेक्नोलॉजी के जवाब में दूसरी तरफ से भी एक नया तरीका सामने आ जाता है। और जब तक दुनिया में ड्रग्स की डिमांड रहेगी, तब तक समंदर की गहराइयों में ये खामोश जंग जारी रहेगी।